नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना काफी तेजी से काम कर रही है अपने MRFA टेंडर के लिए, और ऐसे में लगातार एक के बाद एक कई देश भारत को ऑफर कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स का। अब ऐसे में एक बार अमेरिका ने फिर भारत को अपने F-15EX ईगल 2 को खरीदने के लिए ऑफर किया है। दरअसल ये ईगल सेकंड जो है, इसकी स्पीड मैक 2.5 है और ये भारी हथियारों से लैस है। ये करीबन अपने साथ 13.6 टन या फिर आप समझ सकते हैं कि अपने साथ 30,000 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है। और इसकी सबसे जो लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी स्ट्राइक रेंज है वो है 2222 किलोमीटर की। और इस फाइटर जेट का सबसे अच्छा रोल ये रहा है अभी तक का, बिना किसी विमान के दुर्घटना के इसने करीबन 104 अपने टारगेट्स हैं उन्हें तबाह किया है एयर टू एयर कॉम्बैट रोल में। हालांकि F-15EX इसका जो ईगल 2 वेरिएंट है वो काफी आधुनिक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना को अमेरिकी फाइटर जेट्स का अनुभव प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका कई तरीके के कंडीशन भारत के सामने रखेगा, कब इनका यूज करना है कब नहीं करना। इसके अलावा तकनीकी संबंधी जो मुद्दे हैं उनको भी कभी अमेरिका भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि इन्हें मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत बनाया जाए, लेकिन जब तकनीक की हमें नहीं मिल रही, ऊपर से भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अमेरिकी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो काफी सारे असमंजस यहाँ पर बने हुए। दोस्तों, भारत अपनी सीमाओं को और ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, और ऐसे में लगभग अब ये कहा जा रहा है कि 2023 तक करीबन 5 जो प्रमुख सीमाएं हैं उनमें अपग्रेडेशन किया जाएगा और करीबन 7,000 करोड़ रुपए भारत इस पर खर्च करने वाला है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने अलग अलग मौकों पर इस परियोजना के बारे में संसद को भी बताया है, जिसके तहत ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज है उन्हें अपग्रेड किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा इन पे। 2020 में केंद्र सरकार ने करीबन 12,434.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीबन 32 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स को मंजूरी दी थी, जिनकी कुल जो लंबाई थी वो थी 683.12 किलोमीटर की। और इनमें से करीबन 8 रोडों पर काम करना शुरू हो चुका और बाकी के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती हमारा इलाका है, वहां पर कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है। इस नई परियोजना के तहत अब भारत चीन सीमा के साथ करीबन 177 सड़कों का निर्माण कर रहा है, और इसी तरह भारत चीन सीमा पर कंक्रीट रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हर मौसम में मजबूती के साथ टिकी रहेगी। यही नहीं दोस्तों, लद्दाख में भी 32 हेलीपैड के अपग्रेडेशन के साथ सड़कों पर भी काम चल रहा है। और एक अन्य परियोजना के तहत करीबन 47 नई ITBP सीमा चौकियां, जिन्हें की BOP कहा जाता है, और करीबन 12 जो शिविर है उन्हें भी बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब फ्लड लाइट लगाने पर भी काम तेज किया जाएगा, ताकि हमारे सैनिक रात में भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे, और इसके लिए एक बड़ा क्षेत्र पहले भी कवर किया जा चुका है। सरकार के इस परियोजना के तहत पंजाब और राजस्थान के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं, वहां पर एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजिंग, मूवमेंट सेंसर्स और कई नई तरीके की तकनीकों को यहां पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर 1377 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क का भी निर्माण कर रही है, और यहां पर SSB के लिए BOP भी बनाई जाएगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। वहीं भारत और म्यांमार सीमा पर भी काम काफी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर जल्द ही असम राइफल को एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस यानी कि COB स्थापित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार जो हमारा ऑलरेडी वहां पर बुनियादी ढांचा बना हुआ है उसको एक तो अपग्रेड कर रही है, दूसरा सीमा पर जो फ्लड लाइट्स और वॉच टावर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है और उनकी जगह नई तरीके की प्रणालियों को वहां पर लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की ये जो लड़ाई है उसका फायदा भारत को मिल सकता है, और भारत को इसका फायदा पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिकों की वापसी के तौर पर हो सकता है। और यही वजह है कि LAC पर सेनाओं की वापसी का फॉर्मूला तलाशने के लिए और भारत के साथ अपने संबंधों को बहाल करने के मकसद से चीन का विदेश मंत्री वांग यी इस महीने भारत आ सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी के लिए बीजिंग आने का न्योता देंगे। अगर भारत सहमत हुआ तो ब्रिक्स की तैयारी की बैठक के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी है कि अगर भारत ब्रिक्स की बैठक में जाता है तो उससे पहले भारत को चीन को बोलना पड़ेगा कि LAC पर मई 2020 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, और ये शर्त रखनी पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि चाइना इस शर्त के लिए तैयार हो चुका है, और LAC के मुद्दे पर भारत साफ तौर पर कह चुका है कि बैठक में भारत की हिस्सेदारी सरहद पर तनाव खत्म करने पर ही हो सकती है। इसलिए चीन अब नरम पड़ चुका है, और इस मामले में रशिया भी सपोर्ट कर रहा है कि LAC पर तनाव को खत्म किया जाए। अगर चाइना LAC से हट जाता है और भारत ब्रिक्स में पहुंच जाता है तो चाइना भी भारत के सामने कुछ चीजें रखेगा, जिसमें कि भैया दोबारा से व्यापार को और बहाल किया जाए, चीन की ऐप से प्रतिबंध हटाया जाए, दोनों पक्ष के नेताओं की यात्राएं शुरू हो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को वो बहाल भी करेगा, और फिर से शिखर सम्मेलन की बैठकें हों। उम्मीद ये करते हैं कि पॉजिटिव नतीजा निकले और पालन किया जाए और LAC पर तनाव कम किया जाए। दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है? थोड़ा सा डिफेंस से हट कर है, लेकिन बात करनी बेहद जरूरी है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और ऐसे में यहाँ से जो ये मॉब आया था उसने कई कीमती वस्तुओं को भी चुरा लिया है। दोस्तों, इस हमले को हाजी सैफुल्ला ने किया, जो अपने साथ करीबन 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ को लेकर गया और मंदिर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इस हमले में कई इस्कॉन के डिवोटीज भी जख्मी हो चुके हैं और ये पहला मौका नहीं है जब वहां पर किसी हिंदू मंदिर पर आक्रमण हुआ। इससे पहले पिछले साल की बात मैं करना चाहूंगा कि नवरात्रि का वो समय था जब हिंदुओं के खिलाफ अफवाह फैलाकर दुर्गा पूजा पंडाल में हमला कर दिया था। और इतना ही नहीं, हिंदुओं के घर पर हमले भी किए गए थे। एक आंकड़ा बताता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर 9 साल में 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं। यानी कि बांग्लादेश दोस्तों पूरी तरीके से पाकिस्तान की राह पर चल चुका है और उसे भी एक इस्लामिक स्टेट वो घोषित वैसे भी कर चुका है, लेकिन अब उसके लिए तेजी से काम चल रहा है ताकि यहाँ पर जो हिंदू समुदाय है वो यहाँ से भाग जाए। इसीलिए इससे हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक जेनोसाइड किया जा रहा है बांग्लादेशियों के द्वारा। और ऐसे में भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए कि भैया आपको आज़ाद हमने कराया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका फ़ायदा उठा दें। दिक्कत ये है कि दोस्तों हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना आता नहीं है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, बांग्लादेश कोई अलग नहीं था। बांग्लादेश को एक अलग देश बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। उस दौरान इसको मिला ही लेना चाहिए था और उस दौरान भारत सरकार को ये फैसला लेना चाहिए था जिस दिन हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, क्योंकि हमारे हाथ में सारी पावर्स थी। इनके 90,000 सैनिक सरेंडर कर चुके थे और उस समय पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवा देना चाहिए था। लेकिन आज खामियाजा हम भुगत रहे हैं, एक तरफ पीओके में तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय हिंदू रह रहे हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा सामने आया है चीन और पाकिस्तान का और किस तरीके से पाकिस्तान अपनी बहन बेटियों का सौदा कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे कि हम सीपैक कहते हैं, इस रास्ते पर व्यापार की बजाय बड़े पैमाने पर महिलाओं की यानी कि ब्राइड ट्रैफिकिंग की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो बहन बेटियां हैं उनकी चीनी पुरुषों के साथ गैर कानूनी तरीके से शादी रचाई जा रही है और इस बात का खुलासा किया है खुद ब्रुकिंग्स फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट ने। और यही नहीं, कुछ पीड़िताओं का दर्द भी सामने आया है। इन बहन बेटियों के परिवार को पैसे के साथ चीन में एक अच्छे जीवन के वादे का लालच दिया जाता था, लेकिन जब ये दुल्हनें अपने ससुराल पहुंची तो हकीकत शीशे की तरह सामने आ गई। इन्हें चीन में जबरन गर्भधारण, वेश्यावृत्ति और बेहद कठिन हालातों से गुजरना पड़ा। बता दें कि जांच एजेंसी ने करीबन 52 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। इन पर चार्ज भी लगाए गए थे और ये सभी तस्कर चीन के थे। हालांकि इस मुद्दे को बहुत तेजी से दबा दिया गया और 2019 में इन सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन सभी अपराधियों को जमानत दे दी गई। इस मामले में इंटरनेशनल मीडिया कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप है क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है। इन चीजों पर वो आंख बंद करके बैठा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरीके से चीन को नाराज नहीं करना चाहता और पाकिस्तानी सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साध कर बैठी हुई है। अब वो मानव अधिकार वाले लोग कहाँ गए जो हर बार ये चिल्लाते रहते हैं कि भाई कश्मीर में आतंकियों को क्यों मारा जा रहा है? वो यूएन कहाँ चला गया? उसको ये सब दिख नहीं रहा है? सब दिख रहा है लेकिन बोलती सबकी बंद है। इसलिए अब वक्त है कि भारत अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए और इनके सबूत देने चाहिए। जिस तरीके से ये तस्कर बहन बेटियों को चीन भेज दे रहे हैं और चीन में उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। कहा जा रहा है कि वो भारत के 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि किशिदा अपनी इस यात्रा के दौरान भारत में जापानी कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने और क्षमता विस्तार करने की घोषणा कर सकते हैं। और यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी इस बैठक में जापान लगभग 300 अरब येन के ऋण पर भी सहमति जता सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि किशिदा की भारत में 500 अरब येन यानी करीबन 42 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की घोषणा की जा सकती है। ये निवेश अगले 5 सालों में किया जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन की इस लड़ाई में अमेरिका समेत नाटो देशों की जो किलर मिसाइलें हैं वो रूस पर काफी भारी पड़ रही हैं और ऐसे में अब पुतिन ने पहली बार ब्रह्मास्त्र से भीषण हमला किया। कहा जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल कर दिया है, जिसने कि यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पश्चिमी देशों के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया है। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन में किया है उसका तोड़ अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को मिग 31 सुपरसोनिक फाइटर जेट से दागा गया है। ये मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और ये अपने साथ परमाणु वारहेड्स भी ले जा सकती है। ये मिसाइल करीबन 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है और इसी वजह से आज का कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।